तो वेलकम फेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच चल रही होंगी। लेकिन मैं ही शायद वो एक्सेप्शन हूँ जिसका प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ एक नीट 2027 का एस्पिरेंट जिसका अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन जितना इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट होना चाहिए उतना इंटेंसिटी के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। लोग 2 साल में जो नहीं कर पाते, मैंने सोच बैठा था कि वो मैं 1 साल में कर बैठूंगा। और यही प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे मेरे को 9 महीने के टाइम स्टैम्प पे ला के छोड़ा है। तो अभी पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैंने तो पहले पूरा होप छोड़ दिया था कि मैं एक ड्रॉप ले लूँ, उसके बाद देखते क्या होता है। लेकिन अभी मेरे को मेरा जो जिस मोटिवेशन के साथ मैंने स्टार्ट की थी जर्नी एकदम 2025 में, वही मोटिवेशन मेरे अंदर फिर से जाग चुका है कि मेरे को जो करना है इसी अटेम्प्ट के अंदर करना है और इसी साल करना है। तो इसीलिए मैंने आशा नहीं छोड़ी और मैंने यूट्यूब पे जाके कुछ रिसर्च करी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोगों का, अब पता नहीं वो सच है या झूठ है, कि बहुत सारे लोग कि 9 से 10 महीने के अंदर वो नीट को मतलब एकदम अपना सब कुछ दे देते हैं नीट को, लाइक 12-14 घंटे, और उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो भी एम्स में। तो मेरा भी एक टारगेट था, मैं एम्स ही मेरा टारगेट था, इसीलिए मैं इस लाइन में आया हूँ 10th के बाद। तो मेरे घर के सामने का एम्स कल्याणी, उसी पे जाने का मेरा टारगेट है। और जो मैंने रिसर्च करके निकाला है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मेरे रिसोर्सेज क्या रहेंगे और मैं कौन से टीचर्स के लेक्चर देखूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी मेरे जैसे नीट एस्पिरेंट है जिसका 11th पूरा वेस्ट हो चुका है, 12th का भी अभी अभी भी आपने कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है ढंग से, तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे को भी पता चले कि कितने सारे मेरे जैसे लौंडे हैं या फिर जो भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी मेरे पास ये टैबलेट है, टैबलेट का स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो 9 महीने का प्लान है वो कुछ ऐसा दिखता है, नीट 2027 का। ठीक है, और एस ए का मतलब है सिंगल अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे को सिंगल अटेम्प्ट में ही अपना नीट 2027 फोड़ना है, तो इसीलिए मैंने ये वाला प्लानर बनाया है। तो अभी हमारा डेली रूटीन ना एकदम बकवास सा दिखता है, जिसके वजह से जो मूल कारण है इतना दिन वेस्ट होने का। आपको लग रहा होगा कि मैं 2-3 महीने से कहा था, मैं 2-3 महीने से भी पहले से यही वाला रूटीन फॉलो करता आ रहा हूँ। उसके लिए मेरा ये प्रोक्रेस्टिनेशन अभी भी चलता आ रहा है। ठीक है, तो मेरा डेली रूटीन कुछ ऐसा दिखता है कि मैं उठता हूँ सुबह 12 बजे। ठीक है, और उठने के बाद किसी ने बहुत ही भली बात कही है कि अगर तुम्हारा दिन का शुरू से नहीं हुआ तो पूरा दिन तुम्हारा बेकार जाएगा। तो वही होता है भाई मेरे साथ, 12 से 1 बजे मैं उठता हूँ, कभी कभी तो 2-3 बजे भी उठता हूँ। और उसका उसके बाद मैं स्क्रोलिंग करने लग जाता हूँ, जो कि एक नीट एस्पिरेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इतना ज़्यादा स्क्रोलिंग। उसके बाद मैं लंच वगैरह करता हूँ, खा के फिर से मैं स्क्रोलिंग करने लग जाता हूँ। और स्क्रोलिंग करते करते मेरे को रिग्रेट होता है कि भाई मेरे को पढ़ना चाहिए यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को पढ़ना चाहिए लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं वो रिग्रेट के बाद मैं थोड़ा स्टडी करने बैठता हूँ, फिर वो स्टडी मेरे को डिमोटिवेट कर देता है और उसके बाद मैं फिर स्क्रोलिंग करने लग जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही शाम हो जाता है, शाम से रात की तरफ टाइम जाता है। तब मैं प्लान करता हूँ कि पढ़ाई के लिए बैठूँ थोड़ा, प्लानिंग टू सिट टू स्टडी। ठीक है, थोड़ा पढ़ने बैठूँ, लेकिन उसके बाद वही होता है, फिर डिमोटिवेट हो जाता हूँ। और उसके बाद मैं एक बहुत ही खतरनाक चीज़ करता हूँ, मैं अपने घर से कोई अपने व्हीकल है, एक 4 व्हीलर है और एक 2 व्हीलर, उनमें से कोई एक को लेकर मैं घर से निकल जाता हूँ और थोड़ा सा घूम के आता हूँ। इसको मैं क्या नाम देता हूँ पता है? माइंड फ्रेश। अब मेरे को आप ये एक बात बताओ कि जिसका माइंड कभी डिस्टर्ब ही नहीं हुआ था वो फ्रेश कहाँ से होगा? उसका माइंड तो हमेशा फ्रेश ही है। तो इसी एक बहाने के लिए मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ। मैं हमेशा वेट करता हूँ कि कौन सा एक सही टाइम आए स्टार्ट करने का, तब मैं स्टार्ट करूँ। लेकिन उस सही टाइम को भी प्रोक्रेस्टिनेट करते करते मैं और भी दिन वेस्ट करता रहता हूँ। तो यही है मेरा रोज़ का शेड्यूल, जो मैं कल से चेंज करने की सोच रहा हूँ नहीं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 साल के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो ये वाली सैक्रिफाइसेस तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद मैं खाता हूँ थोड़ा रात का डिनर, और उसके बाद मैं लेट जाता हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे लेट के एकदम सो जाता हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं लेट के भी यहाँ पे स्क्रोलिंग करता हूँ 3 से 4 बजे तक सुबह के, उसके बाद मैं सोता हूँ। अगर कोई बंदा सुबह के 3 से 4 बजे तक सोता है तो 8 घंटे का भी नींद लेगा तो वो 11-12 बजे उठेगा, जो मेरे साथ होता है। तो क्या ही बताया यार, बहुत ही वाहियात सा रूटीन था मेरा। और
मैंने ये भी लिख रखा है कि मेरा रूटीन दिखना कैसे चाहिए एक्चुअली में, जो रूटीन आइडियल होना चाहिए एक एस्पिरेंट का वो कैसा होना चाहिए। तो वो ये होना चाहिए कि जो स्लीप है हमारा वो सुबह के 8 बजे से एक्सीड नहीं करना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 8 बजे से देर पे आप उठोगे तो आपका वही नेगेटिव एनर्जी रहेगा। ये मेरा मेरा मानना है। अब लोग 12 बजे भी उठ के बहुत कुछ कर देते हैं, वो भाई उनकी सुपीरियरिटी है, लेकिन मेरी इन्फीरियरिटी है। लेकिन मेरे को ये लगता है अगर तुम सुबह उठोगे, दिन फ्रेशली स्टार्ट करोगे तो ही तुम्हारा पूरा दिन अच्छा रहेगा। तो 8 बजे से अंदर 8 बजे के अंदर हमको उठना है। उसके बाद उठते ही थोड़ा सा ब्रश करके सीधा पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि वही मैंने बोला, वही बात आ गई फिर कि तुम्हारा दिन का स्टार्ट एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। स्टार्ट अच्छे तरीके से नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आएगी भाई, पूरा दिन तुम्हारा नेगेटिविटी में निकल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट 3 घंटे का स्टडी। मैंने एक स्टडी, ये जो 3 घंटा दिख रहा है ये मैंने एक स्लॉट बनाया है। ऐसे ही 4 स्लॉट में हम दिन में स्टडी करेंगे और उसके बीच बीच में हमारा जो दूसरे काम रहेंगे। लेकिन लेकिन क्या बोल रहा हूँ, जो इसके ही अंदर जो दूसरे काम रहेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा शेड्यूल है। अभी एक बंदा 24 के 24 घंटा तो पढ़ नहीं सकता, उसके अंदर उसका बहुत सारा काम रहता है। लाइक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रहता है, थोड़ा सा खाने पीने का, तो उसको छोड़ के हम 3 घंटे का एक स्लॉट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा अपने आपको रिवॉर्ड करेंगे स्क्रॉलिंग करके। अभी देखो ये आदत लग चुकी है, बट जब हम बच्चे थे, लाइक जब हम बहुत छोटे छोटे से थे ना, लाइक क्लास 6 था 7 पे, तब हमारा लॉकडाउन लग गया था, तो इसीलिए ये भाई क्या ही बताए, तो ये स्क्रॉलिंग वगैरह की आदत हमको लग चुकी है, जो ये उतनी आसानी से तो छूटेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आधा 1 घंटा स्क्रॉलिंग करने के बाद 8 से 11 बज गए। 11 बजने के बाद 11:30 में हम स्टार्ट करेंगे स्टडी स्लॉट 2। ये आफ्टर लंच करेंगे। अब किसी का अगर घर में 11 बजे के अंदर लंच नहीं होता तो वो स्टडी स्टार्ट करके जब लंच का टाइम है तब भी जाके खा सकता है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टडी स्लॉट 2 के बाद खाना पानी के बाद फिर से थोड़ा सा स्क्रॉलिंग, या फिर आप जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो, लाइक गेम खेल सकते हो या फिर कोई बाहर घूम के आ सकते हो। तो उसके बाद हम स्टडी स्लॉट 3 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, स्टडी स्लॉट बोल रहा हूँ, स्टडी बोल रहा हूँ मैं लिटरली, क्या मतलब मेरा भाई पागल हो चुका हूँ। स्टडी स्लॉट 3 स्टार्ट करेंगे 5 से 6 बजे रात को, ठीक है। तो वो 9 बजे तक चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम घूम के आएंगे या फिर कुछ करेंगे आधा 1 घंटा, और फिर स्टडी स्लॉट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा 10 से 1 बजे तक। या फिर ये स्टडी स्लॉट जो 4 का टाइम है इसको आप थोड़ा सा घटा सकते हो। अरे यार मेरा टैबलेट जैम होने लग गया, ठीक है। टैबलेट को फिर से एक बार कर लेते हैं। हाँ, क्या कहा गया? तो ये मैंने जो स्टडी स्लॉट्स बताए हैं, ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 12 आवर्स सॉलिड स्टडी रहेगा। अभी स्टडी स्लॉट में आप अलग अलग काम कर सकते हो, लाइक स्टडी स्लॉट 1 में आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, स्टडी स्लॉट 2 में आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, जो आपका मन करे। अच्छा, लेकिन मेरी अगर मानो तो स्टडी स्लॉट 1 में ही फिजिक्स को डालो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और लास्ट का जो स्टडी स्लॉट है उसको आप मिसकैलेनियस एक्टिविटी करने के लिए रखो। लाइक फर्स्ट स्लॉट में फिजिक्स, सेकेंड स्लॉट में केमिस्ट्री और थर्ड स्लॉट में अपना बायोलॉजी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारा जो ब्रेन है वो जब फ्रेश रहता है वो ज़्यादा काम करने के लिए अकस्टम्ड होता है, ठीक है। तो फिज़िक्स सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है हमारे इधर। तो स्टडी स्लॉट फर्स्ट वाला जो एकदम उठने के बाद ही होता है, तब हमारा ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है, तो तब जो एकदम कठिन वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माथे पे, और जो कैलकुलेशन वाले काम है वो ज़्यादा रजिस्टर करेगा। तो सिमिलरली उसके बाद तुम केमिस्ट्री करोगे, क्योंकि उसका थोड़ा जो रेश है वो रह जाएगा केमिस्ट्री के अंदर स्टडी स्लॉट 2 में। और जब तुम एकदम टायर्ड एग्जॉस्टेड हो जाओगे इन दोनों सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, तब तुम एक रिवार्डिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे जो है बायोलॉजी। उसमें उतना कुछ हार्ड होता नहीं है, वो जो बस मेमोराइज़ करने का थिंग होता है, ठीक है। तो मेमोराइज़ करने के बाद स्टडी स्लॉट 4 में तुम ये कर सकते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अपना बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मिला के। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले स्टडी स्लॉट में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। नीट प्रिपरेशन का एक ही मैंने जो रिसर्च करा उससे पता चला कि तुम्हें 30% टाइम थ्योरी पढ़ना है, 70% टाइम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है। तो ठीक है, स्टडी स्लॉट 4 हो गया, और उसके बाद मतलब बीच बीच में तुम अपने एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो तुम चाहो। तो उसके बाद मैंने अपना प्लानर बनाना स्टार्ट किया। अभी हमारे पास बाकी है 9 माह,
9 महीने। मैं थोड़ा ना हिंदी मेरा अटक रहा है क्योंकि मुझे ये मास्क पहना हुआ है। नहीं, अगर ये मास्क मैं नहीं पहनूंगा तो मैं एनोनिमस कहाँ रह गया, है ना। लेकिन ये मास्क जब मैं पहनता हूँ तो मुझे बात करने में थोड़ी समस्या होती है, तो उसको थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लेना आप लोग। तो चलो मुद्दे की बात में आते हैं। तो हमारा टाइम है हाथ में 9 महीना। 8 अगस्त से, मतलब कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और उसके साथ ही मेरा ये 2 फेस्ड बोर्ड एग्ज़ाम भी है। मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ता हूँ, उस पे अभी नया सिस्टम आया है। उस सिस्टम के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आपको फ़िज़िक्स को लेकर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फ़िज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स का हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो फ़िज़िक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, आप गिन भी सकते हो। वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एटसेट्रा इतने चैप्टर्स है। 12th में भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि हमारे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स है। नहीं, मॉडर्न फिजिक्स नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिक के चैप्टर्स है, ये सारे हैं। तो अभी इसको इसको बताने के पहले आपको मैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है ये मेरे को अभी बहुत सताने वाली है। क्योंकि हमारे जो WBSC है, WBC-HSC है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ काउंट, मतलब जो भी है 12th का बोर्ड, वो ना हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 2 मतलब सेट में कंडक्ट करवाती है। तो फर्स्ट सेट होता है 3rd सेमेस्टर और सेकंड सेट होता है 4th सेमेस्टर। अब ये फर्स्ट और सेकंड सेम कहा गया, आपको लग रहा होगा कि ये 11th में था, अभी ये 12th का ऐसे सिस्टम है। तो थर्ड सेमेस्टर पूरा होता है MCQ में, जो कि अभी आज हमें इस साल होने वाला है 21 सितंबर से, यानी कि अभी भी शायद 1 महीना 20 दिन ऐसा कुछ बाकी है, 1 महीना 12 दिन ऐसे कुछ बाकी है। और हमारा जो 4th सेम होने वाला है वो अभी तक हमको पता नहीं चला है। वो अगले महीने, आई मीन जिस महीने नहीं, अगले साल, जिस साल में हमारा नीट है 2027 का, उसका फरवरी के महीने में होने वाला है कुछ होगा। मतलब डेट मुझे शायद अभी दिया नहीं है, तो 14th या 15th ऐसे डेट से होगा, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा रहता है कि थर्ड जो सेमेस्टर होगा वो फुल्ली MCQ में होगा, और उसमें ये 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को तो हम हटा देते हैं, वो 40-40 नंबर के होते हैं। और मैथ को भी हम हटा देते हैं क्योंकि ये भी एडिशनल सब्जेक्ट है, ये भी 40 का होता है। तो मेन हमारे जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 35-35 के होते हैं दोनों सेम में। पर थर्ड सेम में सिर्फ और सिर्फ MCQ में आता है 35 नंबर पूरा, OMR शीट फिलअप करना पड़ता है हमको। और जो 4th सेम है उसमें भी ये PCB मतलब 35-35 का आता है, लेकिन इसमें सिर्फ ब्रॉड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 2 नंबर के, 3 नंबर के, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा वाला सिस्टम आता है। और लास्ट में उन दोनों का जो नंबर है वो मिला के, PCB में 35-35, दो इधर से 35-35 मिला के ये 70 आता है। और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ में 40 आता है, ठीक है। तो ऐसे 70 बनता है, और बाकी 30 प्रोजेक्ट से, मतलब ईच सब्जेक्ट 100 में बनता है। तो इसको करने के लिए हमारा थर्ड सेमेस्टर में हमारा जो फिज़िक्स का सिलेबस है, उसके दौरान मेरे को ये वाला जो चैप्टर अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 9 जो चैप्टर है इनको एकदम पूरा अच्छे से तैयार करना होगा। और इन चैप्टर को तैयार करने के लिए अभी मेरे को 11th का भी कुछ चैप्टर्स का नॉलेज लगेगा, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और यूनिट एंड डायमेंशन, ये 3 चैप्टर का लगेगा। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझने के लिए अभी आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन को भी समझना पड़ेगा, और इनको समझने के लिए आपको वेक्टर समझना पड़ेगा। तो इसके लिए ये चीज़ हो रहा है कि अभी ये सारे पढ़ने के लिए हमको ये वाले चैप्टर्स का भी थोड़ा सा रिकैप चाहिए होगा। तो अभी तो, और ये वाले जो ये हमको ख़त्म करना है 21 सितंबर के अंदर, मतलब मेरा थर्ड सेमेस्टर के हैपनिंग के अंदर अंदर। तो मेरे ऊपर प्रेशर है। तो ठीक है, मेरे 11th के ये वाले चैप्टर्स थोड़े थोड़े इनके नॉलेज है, एकदम भी नॉलेज नहीं है वर्क पावर एनर्जी का, लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, जो काइनेमेटिक्स का पार्ट होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, इन सब का मेरा थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब तब बहुत अच्छे से ही किया था, लेकिन उसके बाद से मैं, जैसे 12th के एस्पिरेंट्स, लाइक 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि उड़ जाते हैं, मतलब क्या ही बताए, पंछी के पर, वैसे वाला पर गया था मेरे, तो उसमें उड़ गया था, थोड़ा दोस्तीबाजी ज़्यादा कर रहा था, तो इसीलिए उसके बाद से हमने ये जो जितने भी चैप्टर अभी आप लोग देख सकते हो, ये कुछ भी नहीं किया हमने। अरे यार किधर चला गया, ये देखो 11th के इतने सारे चैप्टर कुछ भी नहीं किया, और 12th के चैप्टर तो मैं अभी आपको बोला ही कि वो मैं अभी करूँगा 1 महीने 20 दिन में।
तो फिज़िक्स का स्ट्रैटेजी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो कितने सारे चैप्टर्स करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब केमिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 11th के इतने सारे चैप्टर्स हैं और 12th के कुछ कुछ चैप्टर्स जो हमारे 3rd सेमेस्टर में आएगा उसको पहले हम मार्क कर देते हैं। उसमें आएगा ये सोल्यूशन, पी ब्लॉक 15 to 18, और अल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा, हेलो एल्किन हेलो एरीन आएगा, और अरे यार क्या मैं तोतला रहा हूँ भाई, बायोमोलिक्यूल्स आएगा, ठीक है। तो ये वाले आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब 4th सेम में जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब 4th सेम में है। तो इनको लेकर अभी मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तो यही सारे चैप्टर्स आएंगे और इनको करने के लिए केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चाहिए होगा, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल चाहिए होगा, और उसके साथ साथ हमारा जो जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ये सारे चैप्टर्स चाहिए होंगे। तो ठीक है, केमिस्ट्री मैनेजेबल है, लेकिन फिज़िक्स थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ हैंड जा सकता है, अनकंट्रोलेबल हो सकता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स मैंने आपको गिना दिए कि कितने कितने चैप्टर आएंगे, और बाकी ये प्लानर मेरे पास हमेशा ही रहेगा। मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाता रहूँगा, ये प्लानर आपको दिखाते दिखाते कौन सा चैप्टर हो रहा है मैं आपको बोलता भी रहूँगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। देखो यार, बायोलॉजी में मेरा कहने का कुछ नहीं है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा पहले से ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैं बायोलॉजी का और कुछ करूँ या करूँ ना करूँ नीट का, मैंने डॉक्टर अमन तिलक का वीडियो देखा था। तो वो बोलते हैं कि हर दिन 15 पेजेस मिनिमम बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है उसका पढ़ना चाहिए। तो बायोलॉजी का उतना मतलब मेरा प्रेशर नहीं है बायोलॉजी का, क्योंकि मैंने बायोलॉजी 11th में भी पूरा किया था, अब 12th में भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है सिलेबस। तो ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अभी चलो आते हैं हमारे स्ट्रैटेजी में कि फ़िज़िक्स के लिए मैं कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ। तो फिज़िक्स के लिए मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है, वो है वन शॉट, ठीक है। यूट्यूब में अगर आप PW नीट के चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे MR सर, मनीष राज सर के वन शॉट मिल जाएंगे। तो उन वन शॉट से अपना थ्योरी करने का पहले, ठीक है। उस थ्योरी के बाद मैं अभी एक बैच में एनरोल्ड भी हूँ, मेरा बंगाली बैच है, मतलब इंग्लिश मीडियम का ही बैच है, लेकिन वो पढ़ाते बंगाली में। लाइक MR सर जब इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो ये बैंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है, बंगाली और इंग्लिश मिला के पढ़ाते हैं। तो थ्योरी मैं MR सर से करूँगा, क्योंकि मेरा उस बैच से देखने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो एक एक लेक्चर को 8-10 पार्ट तक खींचते। अब बड़ा लेक्चर है, खींचना तो पड़ेगा। उसके थ्योरी वन शॉट से करूँगा, लेकिन थ्योरी को मेकअप करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है वो मैं लगाऊंगा हमारे बैच के DPP से। तो थ्योरी के बाद मतलब एकदम थ्योरी के बाद ही मैं DPP लगाने लग जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास एक बुक है आर्यहंट का, DC पांडे मेडिको अचीवर्स सीरीज नाम का एक बुक होता है। इस बुक का जो सवाल है, इस बुक का सवाल मैं लगाऊंगा, ठीक है। इस बुक में लाइक थ्योरी भी दिया हुआ है कंसाइज तरीके से, उसके बाद सवाल भी दिए हुए हैं। तो वो सवाल लगाने के बाद तो हमारा जो 3 तरीके का प्रैक्टिस है वो हो गया, DPP, DC पांडे, और इसके बाद अच्छा 3 नहीं हुआ, इसके बाद इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जिसको कहते हैं, नहीं सॉरी इनटेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व्ड एग्जाम्पल थोड़ा अलग होता है। इनटेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थोड़ा थोड़ा थ्योरी के अंदर भी क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है दिमाग के लिए, लेकिन नीट 2010 का जो 2027 का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ट्रिकी ही हो चुका है अभी। तो उसके लिए हम इंडेक्स क्वेश्चंस लगाएंगे, प्लस इसका जो DPP है वो भी हम लगाएंगे। DPP नहीं, सॉरी क्या बोल रहा था, हाँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल लगाएंगे। उसके बाद ये जो DC पांडे मेडिको अचीवर सीरीज़ है, इसमें ना स्टेप अप प्रैक्टिस होता है, स्टेप अप प्रैक्टिस 1 और 2 ये सब लगाएंगे। स्टेप अप प्रैक्टिस मतलब लेवल 1 और लेवल 2 के MCQs, और उसके बाद एक मिसकैलेनियस होता है पर चैप्टर का, वो चैप्टर का वो भी लगाएंगे। तो इसके बाद यही होगा हमारा सोर्स, और इसके साथ जब हम पूरा रेडी हो जाए उसके बाद एक बार PYQs लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे पिछले 10 साल के, 10 से 12 साल के, क्योंकि उसके पहले का इरेलेवेंट हो जाएगा भाई। वो बहुत ईजी आते थे, लेकिन अभी का जो पेपर है थोड़ा हार्ड आ चुका है। तो 2025 में आप देख लो, 2016 का आप लगा सकते हो, लेकिन 16 का बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वो लेवल का हार्ड भी नहीं आया पेपर। तो ऐसा कुछ मेरा रहेगा अप्रोच, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी को कंसाइजली कर लेंगे, थ्योरी में जितना भी कॉन्सेप्ट्स होगा, अगर वो कॉन्सेप्ट थ्योरी के उस वीडियो से समझना है तो वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट सर्च करके हम किसी और वीडियो से समझ सकते हैं। उसके साथ ही साथ
जितना हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस भी लगाते जाएंगे, तभी हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो फिज़िक्स में हमारा ये अप्रोच रहेगा। तो फिज़िक्स का अप्रोच हम इधर लिख चुके हैं। तो अभी केमिस्ट्री का अप्रोच हम बताते हैं आपको। केमिस्ट्री का अप्रोच, केमिस्ट्री 3 तरीके का होता है, फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिज़िकल केमिस्ट्री हम फिज़िक्स की तरह करेंगे, लाइक फिज़िक्स, ठीक है, जो हमने फिज़िक्स का अप्रोच बताया। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको पहले जो करना पड़ेगा वो है हमारा ऑर्गेनिक का जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लाइक IUPAC नोमेनक्लेचर, प्लस आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये सारे चैप्टर्स हमको समझना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म और आइसोमरिज्म, जो भी मतलब है GOC के अंदर जो भी आता है, GOC हमको पूरा करना पड़ेगा। और उसका हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा थ्योरी हमको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इनऑर्गेनिक का ढक गया, इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा नीचे अभी हम कर देते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा, अरे यार, हाँ, तो जो मैं बता रहा था, तो ऑर्गेनिक के लिए भी हम वही सेम स्ट्रेटजी लगाएंगे, वन शॉट से। वन शॉट में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, मतलब सर और मैम्स के, PW के हो, अनअकैडमी के हो, टपूर मैम है, एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक का हेलो एल्किन हेलो एरीन वाला चैप्टर पढ़ाया था उन्होंने। तो पहले ऑर्गेनिक को छूने के पहले हमको ये वाला जो पार्ट है ये हमको बहुत ही ध्यान रखनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये अगर पार्ट आपका छूटा, IUPAC रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, ये वाला, तो आपका पूरा ऑर्गेनिक पूरा ऐसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। ये इसका बेस है। तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरा ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो अभी मैं जब ये सब सोच रहा हूँ तो मेरा भाई डिप्रेशन फिर से बढ़ रहा है, लेकिन डिप्रेशन को ओवरकम करना पड़ेगा जो भी है। तो इसके बाद हम जो करेंगे IUPAC करने के बाद, उसके बाद एकदम से हम पकड़ेंगे हेलो एल्किन हेलो एरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर था ना, हाँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर शायद है, तो वो वाला पकड़ेंगे। ये दोनों चैप्टर अगर अच्छे से समझ आ गया तो बाकी का बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, बायोमोलिक्यूल्स तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो वो भी अच्छे से हो जाएगा। अब इनऑर्गेनिक पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक का यही मेन है, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा अच्छे से, एक अच्छा वीडियो लेक्चर लेके, वो भी कंपटीशन वाला के चैनल पे मिल जाएगा बहुत सारा। यूट्यूब भाई, यूट्यूब में बहुत कुछ चीज़ें है भाई। यूट्यूब में अगर कोई यूट्यूब का सही इस्तेमाल कर पाता है तो वो बहुत आगे हो जाएगा। तो हमारे पास वो यूट्यूब ही अभी सहारा है, क्योंकि हमको 1 महीना 20 दिन के अंदर सब करना है। और इनऑर्गेनिक का अगर बात आया तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ NCERT भाई गोल्डन बुक है। NCERT प्लस हमारे पास वो आर्यहंट का या RK गुप्ता है, उसका भी क्वेश्चंस आता है। तो RK गुप्ता का क्वेश्चंस NCERT और NCERT एग्जाम्पलर, वो भी मेरे पास ऑनलाइन में डाउनलोडेड है, तो वो भी मिल जाएगा। NCERT एग्जाम्पलर से हम ये वाले ऑर्गेनिक करेंगे। और उसके साथ साथ मेरे पास केम हैक जो डॉक्टर पार्थ गोयल का आता है वो भी है। और मेरे पास एक टेस्टिंग ऐप है, PW नहीं, क्या आता है, नीट प्रेप एसेंशियल का अभ्यास बैच डॉक्टर अमन तिलक जो चलाते हैं। तो इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेस है, तो इनसे हम इनऑर्गेनिक का देख लेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, फिज़िक्स का ये अप्रोच रहेगा। अब आते हैं बायोलॉजी में, कि बायो का हम लोग क्या अप्रोच लेते हैं। तो बायो का हम बहुत ही एक खतरनाक अप्रोच लेंगे, क्योंकि मेरा एक सपना था बचपन से ही, जब मैं नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, कि बायो में फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भले ही कुछ नंबर कम आ जाए, लेकिन बायो में पूरा 360 में 360 मेरे को चाहिए। तो 360 में 360 मारने के लिए हमारा एक ही स्ट्रैटेजी है कि हर दिन बायो का 20 पेज पढ़ने के पहले मैं सोऊंगा नहीं। ये मेरा खुद के ऊपर शपथ है। मैं ये शपथ लेता हूँ कि 20 पेज बायो के हर दिन पढ़ने के पहले, वो जो भी हो जाए, मैं सोऊंगा नहीं। अब ये 20 पेज बेयर मिनिमम, पहले 2 दिन मैं 20 पेज नहीं पढ़ पाऊंगा, शायद 10 पेज। अभी इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। एक दिन देखोगे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम दिन में 40 पेज पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के, क्योंकि 10-12 दिन अगर तुम 20 पेज करके पढ़ो तो बायोलॉजी का एक बुक तो तुम्हारा ख़त्म ही हो जाएगा। 2 बुक आता है
250 पेजेस का। तो 20 पेजेस अगर एक दिन में हुआ तो 12 दिन बाद तो वो 20 इंटू 20 240 पेजेस तो ऐसे ही हो गया। तो अब तुम अगर रिवाइज करने जाओगे तो पहली बार पढ़ने के टाइम पे जो तुम्हारा जितना टाइम लगा था बायोलॉजी बुक, तो अभी तुम्हारा तो वो ऑलरेडी सीन हो चुका है। तो तुमको प्रिटी मच पता होगा कि उस चैप्टर में क्या क्या है, तो तुम्हें वो चैप्टर पढ़ने में उतना देर नहीं लगेगा। तो उसी ये जो टाइम बच रहा है ये टाइम तुम लगा सकते हो ज़्यादा पेजेस पढ़ने में। तो बायोलॉजी का मेरा यही मकसद है कि 20 पेजेस डेली पढ़ने के पहले मैं सोऊंगा नहीं। इसीलिए मैं बायोलॉजी को स्टडी स्लॉट 3 में रखता हूँ, क्योंकि स्टडी स्लॉट 3 में हमारा ब्रेन लीजर मोड में चला जाता है, वो सिर्फ पढ़ना चाहता है। तो पढ़ने के लिए ये 20 पेजेस डेली में कर रहा हूँ। प्लस इसका भी वही नीट प्रेप एसेंशियल ऐप, नीट प्रेप एसेंशियल, ठीक है मैंने और लिखा नहीं। उसके साथ मेरा बायो हैक है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। और बायो का मैंने वो अरिहंत का परचेस नहीं किया था, क्योंकि बायो उतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अगर तुम एक बार समझ जाते हो तो अच्छे से होता है। तो यही है प्रिटी मच मेरा प्लान, मेरी स्ट्रैटेजी। और एक स्ट्रैटेजी एक ये भी है कि हमारा जो बायो का सिलेबस है, सिलेबस हम ख़त्म करेंगे अक्टूबर तक। अक्टूबर 31 तक हमारा बायो का सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। अक्टूबर 31 बायो डन, ठीक है। और जो केम है वो हम नवंबर के लास्ट तक, लाइक दिसंबर के पहले तक, 31 नवंबर तक केम भी डन हो जाना चाहिए, क्योंकि केम में 22 ही चैप्टर्स हैं। वो क्या ही उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। मैं अच्छे से अगर पढ़ूंगा तो 31 नवंबर तो होता ही नहीं है भाई, 31 अक्टूबर होता है। भाई कहाँ क्या ही सोच रहा हूँ पता नहीं, ठीक है। 30 नवंबर तक हमारा केमिस्ट्री भी डन होगा। और फिज़िक्स के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि फिज़िक्स हमारा थोड़ा सा ख़तरनाक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं अब, लाइक जनवरी के मिडिल तक या फिर जनवरी 31 ही ले लो, ठीक है। जनवरी 31 तक फिज़िक्स डन, तो ये हमारा होना चाहिए। उसके बाद हम फुल रिविजन चालू करेंगे, फुल रिविजन जो टेस्ट होगा। अब इसके भी अंदर हम लोग टेस्ट देंगे। जो हमारा ये जो टाइम पीरियड रहेगा, एक एक चैप्टर ख़त्म होगा तो हम चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, और 2-3 चैप्टर एक साथ ख़त्म हो जाएगा तो हम चंक वाइज टेस्ट देंगे, कि एक एक चंक का चैप्टर है। लाइक एक टेस्ट देंगे जिसमें फिजिक्स के 3 चैप्टर है, बायो के 3 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है, ऐसे वाले टेस्ट देंगे हैं। तो जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा 31 को, और 31 तक फिज़िक्स जब खींच रहा है, तब ऐसा बात नहीं है कि बायो का फुल सिलेबस टेस्ट हम स्टार्ट नहीं कर देंगे। तो बायो का फुल सिलेबस टेस्ट हम 31 मतलब मैंने जो बोला 31 अक्टूबर मतलब 1 नवंबर से ही बायो का फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। और जब 30 नवंबर हो जाएगा, केम भी हो जाएगा, तो बायो और केम का मिला के टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। और जब फिजिक्स हो जाएगा तो तीनों का पूरा फुल सिलेबस जो टेस्ट आता है नीट का, वो वाला देना हम स्टार्ट करेंगे। और मेक श्योर कि सीबीटी में दे, क्योंकि हमारा नीट 2027 में हमारा गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा पोपट कर दिया है। ये ओएमआर की, मतलब उनसे ओएमआर ठीक से बन नहीं पा रहा, तो उसका वो जो तीखापन है वो हमारे ऊपर मिटाएंगे, तो इसलिए वो सीबीटी में करेंगे। तो जितने भी टेस्ट है आप ट्राई करना, मैं तो करूँगा ही। मेरा ये टैब से ही मैं दूंगा जिससे मैं लिख रहा हूँ अभी करंटली, तो इसी टैब से मैं अपना टेस्ट दूंगा। और मेरे पास पीसी भी है बाहर पे एक पड़ा, तो उसमें भी मैं टेस्ट दूंगा। इससे क्या होगा, हमारा जो रिटेंशन है I2 कंप्यूटर का स्क्रीन, I2 स्क्रीन रिटेंशन बढ़ेगा, उसका जो हैबिट है वो अच्छे से होगा। तो कंप्यूटर और मोबाइल से नहीं, आपके पास कुछ लैपटॉप वगैरह है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्यूटर और टैबलेट, इससे आपका टेस्ट देना। आप ओएमआर मत छूना, क्योंकि ओएमआर से अगर अब कर सकते हो, क्योंकि सीबीटी में बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। अनमार्क्ड रिव्यू क्वेश्चन, अनमार्क्ड पूरा सबमिट करने के पहले आप फिर से रिव्यू कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर आपने गलत कर दिया है तो आप फिर से उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारा रहेगा। और हम किस किस टीचर से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूं, कि हम फिज़िक्स पढ़ेंगे एमआर सर से पहले जितने दिन हमारा ये सिलेबस मतलब 12th का शुरू होता है। फिज़िक्स एमआर सर, और हमारे जो कोचिंग के सर है, जो हमारा बंगाली कोचिंग मैंने बोला, उनका नाम है जेसी, शॉर्ट नेम ही सुन लो, जेसी सर से। हमारा केमिस्ट्री हम करेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे ओम पांडे सर से।
ओके। और सुधांशु सर से करेंगे हमारा फिजिकल, और ऑर्गेनिक जिनको जो पसंद आएगा, मुझे जो सर पसंद आएंगे वही सर से करेंगे। लाइक ऑर्गेनिक का हमने थोड़ा सा वेरिएबल रखा है, क्योंकि ऑर्गेनिक सब अच्छे से समझा नहीं सकते, कोई एक ही टीचर पकड़ लो वही अच्छे से समझाएंगे, तो वो मेरे को मिल जाए तो मैं आपको बाद में नोटिफाई कर दूंगा। और बायोलॉजी मैं अपना वही बोला, सेल्फ स्टडी, और कहीं कोई अगर जगह मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं उसका लेक्चर एक वन शॉट देख लूँगा। तो यही है मेरा प्रेटी मच प्लान। तो अभी अपना टैब बंद करते हैं और स्क्रीन में आते हैं। तो गाइज यही है मेरा प्लान नीट 2027 का। अभी मैं मेरे बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। मैं एक कोलकाता में रहने वाला नीट एस्पिरेंट हूँ, वेस्ट बंगाल में रहता हूँ मैं। क्या बक रहा हूँ मैं पता नहीं। तो मेरा ये फर्स्ट ही अटैम्प्ट होने वाला है, मैं कोई ड्रॉपर वगैरह नहीं हूँ, पता नहीं होना भी पड़े अगर। तो नीट मैंने ये वाला लाइन चूज़ किया था क्योंकि मेरे को जेन्युइनली एक डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला लाइन मैंने चूज़ किया था, नीट वाला। लेकिन जब हार्ड वर्क करने की बारी आई तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इधर चला जाता था, उधर चला जाता था, दोस्तों के साथ घूमता था। ऐसे करते करते पढ़ाई कभी नहीं बैठता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि मैं कल बैठूंगा, एक परफेक्ट टाइम होगा। लाइक एक महीने का मैं 1 तारीख में बैठूंगा। लाइक सोचो, मैं ठान लिया था कि मैं जुलाई के एक महीने 1 तारीख में बैठूंगा, जुलाई महीने के 1 तारीख में। मैं कुछ रीजंस के लिए बैठ नहीं पाया, क्योंकि रीज़न तो एक वही है भाई, जब भी मैं बुक खोलता था तो मुझको लगता था भाई ये बोरिंग है यार, इसको रख के साइड में चला जाता था। तो वैसे करके उसके बाद एक तारीख के बाद 5 तारीख हुआ कि चलो भाई अब 5 तारीख को हम बैठेंगे। तो 5 तारीख को भी हम बैठ नहीं पाए तो क्या ही बताए। 5 तारीख के बाद सोचा कि 10 तारीख बैठेंगे। ऐसे ही 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख करते करते वो तारीख कभी आया ही नहीं जिस तारीख में एक्चुअली में पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऐसा ही कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन का स्टोरी है मेरा। ये करते करते साल गुजर गए, महीने गुजर गए। मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, मेरा 12th का बोर्ड हुआ था 2025 का फेब्रवरी के महीने में, फेब्रवरी 20 में। तो मैंने हमारा जो एनसीईआरटी और जितना भी बुक्स होता है नीट का, वो मैंने मार्च के अंदर ही 2025 का ख़रीद लिया था। और मैंने ठान भी लिया था कि अच्छे से पढ़ूंगा, और शुरू के 2-3 महीने 4 महीने मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मेरा वही बोला, मेरा पंखुड़िया मतलब उग गया और मैं उड़ गया। और अभी मेरा आके अकल आया है कि भाई नीट तो पास आता जा रहा है, 9 महीने बाकी है सिर्फ। लोग 2 साल में नहीं कर पाते, मैं क्या सुपर हीरो 9 महीने में कर दूंगा। लेकिन फिर भी होप नहीं हारते। मैंने बहुत से अभी टेस्टिमनीज देखे जो कि अभी के टाइम में भी स्टार्ट करके कर दिए हैं बहुत कुछ। तो चलो देखते हैं हमारा भी कुछ ऐसा ही अगर हुआ तो आज के वाले वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक न्यू क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए। मैं वैसे भी ये यूट्यूब चैनल मैं अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए बना रहा हूँ, तो अगर आप देख रहे हो तो आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट।